तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई केस ऐसे होते हैं जिसको लेकर बहुत सारी बातें होती, चर्चाएं होती। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की टीम पर उंगलियां भी उठती हैं कि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं अपने देश में जिसमें से शायद पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है। जब भी कोई त्यौहार हो, कोई रैली हो, चुनाव हो, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन हो, कोई बड़े वीवीआईपी नेता आ रहे हों, उनके लिए पुलिस की ड्यूटी लगती है। वीआईपी आ रहा, उसके रूट के लिए लगती है, तो पूरा का पूरा थाना, पूरा अमला पुलिस का उन्हीं की जी हुजूरी और सेवा में लगा दी जाती है पुलिस को। अब ऐसे वक्त में दिक्कत ये आती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कोई सेंसिटिव केस है या कोई भी केस हो, उस पर बहुत असर पड़ता है। उसकी जांच, उसकी तफ्तीश फिर हाशिए पे चली जाती है। और पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि मैं क्या करूं, अभी चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई, अभी नेताजी आ रहे हैं, उनका दौरा है, कहीं रैली देखनी है, कहीं त्यौहार में ड्यूटी लग गई है, कहीं को वायलेंस हो गया, वहाँ पे जाना है। तो अब सवाल ये है, इसको लेके बहुत सारी बहस भी हुई है कि एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग पुलिस, एक कोर्ट में जो हाजिरी लगाती है उसके लिए एक टीम अलग होनी चाहिए, और जो वीवीआईपी ड्यूटी और ये सारी चीज़ें हैं उसके लिए इन सब के बीचों में, मतलब बीच में काम का बंटवारा होना चाहिए। और ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर या फिर इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए, तभी आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की जो कहानी है, ये कहानी ये बताती है कि अगर पुलिस वालों ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो शायद एक बाप को एक पुलिस वालों का रोल प्ले नहीं करना पड़ता, एक बाप को जासूस नहीं बनना पड़ता, वो भी एक ऐसे बाप को जिसकी मानसिक हालत देखिए कि उसका इकलौता बेटा गायब है, किडनैप हो गया है। वो लगातार पुलिस वालों के आगे पीछे घूम रहा है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है, और किडनैपिंग का केस ऐसा है जिसमें हर गुजरते दिन के साथ किडनैप होने वाले की जान पे खतरा बढ़ता जाता है। ये कहानी ऐसे एक बाप की है जो जब पुलिस की तरफ से मायूस हो गया तो उसने कहा कि वो खुद अपने बेटे को ढूंढेगा। एक निहायत अफसोसनाक कहानी है ये। कहानी की ज़मीन आगरा है, इसी साल की कहानी है। 23 जनवरी, दिल्ली, आगरा, इन सब जगहों पे ठंड का मौसम, और इसी आगरा में एक शख्स रहा करते थे। उनका नाम है गब्बर सिंह, एक बिजनेसमैन, उनकी अपनी दुकान। जिस जगह पे रहते थे उनकी अपनी इज्जत थी, ठीक ठाक पैसे थे, घर गृहस्थी सब कुछ सही चल रहा था, बिजनेस भी सही चल रहा था। 23 फरवरी 2022 को उनका इकलौता बेटा, जिसका नाम कुलदीप, उम्र 9 साल, घर के बाहर खेलने गया। शाम हो गई लेकिन वो लौटा नहीं। आमतौर पर वो कई बार खेलने जाता, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता, लेकिन लौटा था। शाम हो गई, लौटा नहीं। माँ को लगा कि बच्चा दोस्तों के साथ है, आ जाएगा। इधर गब्बर सिंह अपनी दुकान पे बैठे, लेकिन इसके बाद जब वो रात घर लौटे तब तक उनको मैसेज भिजाया गया कि अभी तक कुलदीप लौटा नहीं है घर। वो परेशान हुए, दुकान बंद करके उसके बाद घर लौटते हैं। आस पड़ोस में देखते हैं कुलदीप के जितने दोस्त हैं उससे जाकर मिलते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। मैदानों के चक्कर काटते हैं जहाँ वो खेला करता था, अलग अलग दोस्तों के घरों में जाते हैं। उसके मोहल्ले के दोस्त, उसके स्कूल के दोस्त, सभी लोगों को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। कुछ दूर के रिश्तेदारों से भी पूछते हैं। इस तलाश में पूरी रात बीत जाती है। अभी वो तलाशी कर रहे हैं कि शायद कहीं होगा, कहीं खेल रहा होगा, टीवी देख रहा होगा किसी दोस्त के यहाँ, लेकिन वो मिलता नहीं। 23 जनवरी की तारीख गुजर जाती है, अब 24 तारीख की सुबह हो जाती है। कुलदीप का कोई सुराग नहीं मिला। अब माँ बाप बेचैन हो उठते हैं, उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ है। इस दौरान पूरे पड़ोसियों को ये बात पता चल गई थी कि गब्बर सिंह जी का बेटा जो है कुलदीप, वो गायब है। फिर वो लोग
सलाह देते हैं कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं पुलिस इसे ढूंढने की, क्योंकि मामला गड़बड़ लग रहा है। 24 जनवरी की सुबह गब्बर सिंह जाकर अपने पड़ोसियों के साथ पुलिस स्टेशन वहाँ पे इरादत नगर आगरा में वहाँ एक रिपोर्ट लिखाते हैं अपने बेटे की गुमशुदगी की, और शक यही था कि शायद उसका किडनैप हो गया। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं, पूछते हैं आपसे किसी की दुश्मनी, जो बेसिक सवाल होते हैं। उन्होंने कहा मेरा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है। फिर रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस कहती है ठीक है हम ढूंढते हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, इधर उधर पूछती है, टीम भेजती है, आखिरी बार कहाँ था उन सब जगहों का दौरा भी करती है, फिर लौट आती है। 24 जनवरी की तारीख भी बीत जाती है, कुलदीप घर नहीं लौटता। अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है धड़कनें बढ़ रही हैं माँ बाप की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किडनैपिंग के बाद किसी भी किडनैप होने वाले शख्स को ज़्यादा दिनों तक रखना किडनैपर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर मीडिया और बाकी जगहों पे खबरें आ जाए तो फिर उन्हें और डर सताता है, और ऐसे में वो घबरा कर जिसको किडनैप किया उसकी जान ले लेते हैं। इधर पुलिस कह रही है कि हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। अब इसी दौरान 2022 में ही आपको याद होगा यूपी में चुनाव का मौसम शुरू हो जाता है। अब चुनाव अलग अलग फेज में थे, 7 या 8 फेजेस में चुनाव थे। अब आगरा की पुलिस को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ चुनाव, पोलिंग बूथ, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप देखिए। अब पुलिस की टीम एक 9 साल के बच्चे को ढूंढने की बजाय ऊपर से आदेश आया है कि आपको चुनावी ड्यूटी में लगाया गया, तो आप लोग चुनाव की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाए। अब पुलिस अपने लॉ एंड ऑर्डर की बेसिक जिम्मेदारी को छोड़कर चुनावी ड्यूटी में लग जाती है। ये बात गब्बर सिंह और उनके मोहल्ले वालों को पता चलता, वो बहुत गुस्सा होते हैं। यहाँ तक के पूरे पड़ोसी वो लोग तय करते हैं कि वो इस चुनाव का बायकॉट करेंगे, वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि एक बच्चा गुम है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। बात ऊपर तक जाती है, नेताओं तक जाती है, मान मनवल होता है, लेकिन इलाके के लोग कहते हैं कि हम चुनाव का बायकॉट करेंगे अगर कुलदीप को आप नहीं ढूंढोगे। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, करीब 13 दिन बीत गए, 12 या 13 दिन बीत चुके थे। कुलदीप का कोई सुराग नहीं मिला। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें दम तोड़ रही थी। इधर पुलिस अब कुछ काम नहीं कर रही थी। लोगों को भी पता था कि चुनावी ड्यूटी में है, आला अफसर भी हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि बस एक बार चुनाव का काम ख़त्म हो जाए फिर हम ढूंढेंगे। यहाँ एक बच्चे की जान खतरे में है। गब्बर सिंह को लगा कि पुलिस के भरोसे अब बैठने का कोई मतलब नहीं है। बेटा उनका है, कानून मदद नहीं कर रही, खुद ही ढूंढते हैं। एक बाप जिसका एक बेटा इतने दिनों से गायब है और मालूम नहीं कहाँ है, अजीब अजीब सपने भी आ रहे हैं, जिंदा है कि नहीं है। अब वो तय करते हैं कि वो खुद कोशिश करेंगे। कुछ पड़ोसियों के साथ बैठकर बात करते हैं और कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को खुद ही ढूंढना पड़ेगा, आप लोग हमारी मदद कीजिए। पड़ोसी भी अच्छे लोग थे, गब्बर सिंह की मदद करते हैं। इसका बाद गब्बर सिंह तय करते हैं सबसे पहला काम वो कुलदीप का एक पोस्टर छपवाते हैं जिसमें उसकी तस्वीरें होती हैं। उस पोस्टर को अपने ही पैसे से अपने पूरे इलाके और आसपास के दूर दराज इलाकों में अलग अलग जगहों पे, दीवारों पे चिपकवाते हैं। सोशल मीडिया पे भी उस पोस्टर को पोस्ट करते हैं और उस पोस्टर में ये लिखते हैं कि ये 9 साल का बच्चा कुलदीप, जो कि 23 जनवरी से गायब है, अगर इसका किसी ने भी सुराग या पता दिया कि वो कहाँ है, किसी ने देखा है, तो उसे 5 लाख रुपए नकद देंगे। अब ये एक कोशिश थी गब्बर सिंह की एक बेटे को वापस लाने के लिए। अलग अलग जगहों पे पोस्टर, सोशल मीडिया पे पोस्ट, ये सब डाल दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गया, लेकिन फिर एक रोज अचानक सुबह सुबह गब्बर सिंह और उनके परिवार वाले क्या देखते हैं कि उनके घर के आंगन में एक कागज का टुकड़ा मुड़ा तोड़ा फेंका गया। वो उठाते हैं, ये बात है जो पहला कागज का टुकड़ा इनके यहाँ पे मिला, ये 5 फरवरी की बात है। 23 जनवरी को कुलदीप गायब हुआ था और पोस्टर को बांटे और छपे हुए भी अब 2-3 दिन हो चुके थे। तो आंगन में एक कागज का टुकड़ा खोला तो हैरान रह गए। असल में ये पहली एक फिरौती के लिए खत था। अब तक कुलदीप की गुमशुदगी के बाद से फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया था, न कोई खत आया था। और पुलिस वाले भी यही कह रहे थे कि अगर किडनैप हुआ होता तो अब तक रैंसम के लिए कॉल आता, कोई पैसे मांगता, यहाँ कोई मांग नहीं रहा है। ये बात गब्बर सिंह को भी अजीब लग रही है कि आखिर अगर उनके बेटे से और किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। अगर उठाया है पैसों के लिए तो अब तक तो फिरौती के लिए कांटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन पहली बार पोस्टर छपवाने के बाद गब्बर सिंह ने जब खुद ही अपना आइडिया निकाला तो उनके घर में एक खत मिला, एक गुमनाम खत। और उस खत में ये लिखा हुआ था, 5 फरवरी 2022 का खत था, किडनैपिंग के ठीक 13 दिन के बाद। इसमें लिखा हुआ था कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 35 लाख 35 लाख का इंतजाम करो और उस पैसे को वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह बताई, एक पेट्रोल पंप है, एक गांव का नाम दिया। और उस पेट्रोल पंप के आगे एक सुनसान इलाका और वहां पे एक ही शीशम का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर उन पैसों से भरे बैग को लटका कर वापस चले जाना। बाकायदा उसमें वक्त भी बताया। अब ये पहला खत था। अब ये खत पढ़ा, गब्बर सिंह ने अपने तमाम पड़ोसियों से इसका जिक्र किया। पहली बार उन्हें लगा कि चलो ये जो सोशल मीडिया और पोस्टर, इसका कुछ तो एक हल निकला या कुछ एक इसका नतीजा निकला। अब तक तो खामोशी थी। पहली बार किडनैपर ने पैसे मांगे हैं, 35 लाख, लेकिन रकम बड़ी थी। अब गब्बर सिंह और तमाम पड़ोसी जो उनके शुभचिंतक, वो लोग आपस में बात करने लगे कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा चलो हम तो पैसे का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन इतने पैसे हैं, इतने जल्दी होगा नहीं। पड़ोसी भी मदद कर देंगे तो भी। लेकिन सवाल ये है कि जिस जगह पर, जिस शीशम के पेड़ पर इस पैसे से भरे बैग को लटकाने के लिए कहा गया है, अगर हम वहाँ इंतज़ाम करके लटका भी दें तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस शख्स को हम पैसे देने जा रहे हैं उसी ने कुलदीप का किडनैप किया है। अब ये बात जब गब्बर सिंह ने कही तो पड़ोसियों ने भी कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कैसे मान लें कि इस खत भेजने वाले ने सचमुच कुलदीप का किडनैप किया है। ये पोस्टर या सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़कर कोई भी लालची इंसान पैसे मांग सकता है। तो मालूम हुआ पैसे भी गए और बच्चा भी नहीं मिला। तो सभी ने यही सुझाव दिया कि हाँ, जब तक कोई सबूत ना हो कि जिस शख्स ने ये लेटर भेजा है कुलदीप उसी के पास है, तब तक पैसा देना बेवकूफ़ी होगा। और गब्बर सिंह ने बार बार कहा कि इतने पैसे मेरे पास हैं नहीं कि मैं दे पाऊँ। अब ये मसला यहीं पर अटक गया। 5 फरवरी को ये पहला लेटर आया था। 5 फरवरी को ये लेटर आने के बाद 4 दिन बीत गए, कुलदीप का अभी तक कोई पता नहीं मिला। 9 फरवरी की तारीख आ गई। 9 तारीख की सुबह सुबह अचानक गब्बर सिंह के घर पे एक और मुड़ा तोड़ा कागज पड़ा मिलता आंगन में। अब वो हैरान होते हैं। पहली बात तो ये कि घर के अंदर, घर के आंगन में ये लेटर कौन भेज रहा, क्योंकि जब पहला खत आया उसके बाद से उन्होंने निगरानी रखी थी कि रात को भी कि देखो कोई आता है, कोई खत फेंकता है, फेंक कर चला जाता है, कौन है, ताकि हम उसे रंगे हाथ पकड़ सकें। लेकिन उस रात पहरेदारी थी, पर किसी ने भी इस खत को फेंकते हुए किसी को नहीं देखा। अब आंगन में एक दूसरा खत 9 फरवरी को, पहले खत के 4 दिन के बाद
इस दूसरे खत में लिखा था कि हमें मालूम है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तो एक काम करो, चलो हम भी थोड़ा कम कर देते हैं, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए दे दो, वरना कुलदीप को मार डालेंगे। और ये एक अजीब सी चाहे लाइन और भी थी कि हमें मालूम है कि तुम्हें शक है कि कुलदीप हमारे पास है कि नहीं, हमने ही किडनैप किया या किसी और ने, तो हम उसका एक सबूत भी भेजते हैं। उस खत के अलावा उसी दिन उस आंगन में एक और कागज में लिपटा हुआ एक पोटली टाइप की चीज गिरी हुई थी। अब जब उसको खोला गया तो उसके अंदर से एक टोपी निकली जो सर्दियों में पहनते हैं। वो टोपी कुलदीप की थी और 23 जनवरी को जब वो गायब हुआ था तब वो घर से उस टोपी को पहनकर निकला था क्योंकि ठंड थी। अब दूसरे खत में रैंसम या जो फिरौती की रकम है वो 35 से घटकर 10 लाख रुपए उन्होंने डिस्काउंट कर दिया और सबूत के तौर पर कुलदीप की एक टोपी भेजी। अब जब ये टोपी मिली और ये खत मिला तो बैठकर अब गब्बर सिंह ने अपने पड़ोसियों से फिर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हाँ, ये टोपी तो कुलदीप की है, रकम भी 25 लाख कम हो गए, लेकिन एक सवाल गब्बर सिंह के जहन में कौंध रहा था, वो ये कि पहला जो खत आया उसके बाद दूसरा खत आया और इन पहले दोनों खत के बीच में इन्होंने फिर अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं दिया, क्योंकि देते भी कैसे, गुमनाम खत था, ना कोई पता ना कोई कांटेक्ट नंबर। लेकिन दूसरे खत से ये पता चला कि जो खत भेज रहा उसे मालूम है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसे ये भी मालूम है कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते, उसे ये भी मालूम है कि हम आपस में ये बात कर रहे हैं कि ये जो खत भेज रहा है ये वाकई जेन्युइन है जिसने किडनैप किया है या कोई और है जो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये सारी बातें उस किडनैपर को कैसे पता कि हम उसके ऊपर शक कर रहे हैं, हम सबूत मांग रहे हैं, हम पैसे की बात कर रहे हैं कि कम है, और उसी के बाद चौथे दिन दूसरा खत आ जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई तो है जो हमारे इर्द गिर्द है, हम पे नज़रें रख रहा है या हमसे बातें करता है, या हो सकता है हम जब कुलदीप को सब मिलकर ढूंढ रहे हैं तो उसी हमारी सारे लोगों की भीड़ में भी वो शामिल है, कोई पड़ोसी है जो लगातार हमारे साथ है, हमारा हमदर्द बनकर हमारे इर्द गिर्द रहता है, कुलदीप को ढूंढने में हमारी मदद कर रहा है, लेकिन वही खत भेज रहा हो। शक होना लाजमी है क्योंकि इधर से गब्बर सिंह ने कोई कम्युनिकेशन दिया नहीं उस खत के बाद कि भाई हम इतने पैसे नहीं दे सकते, हमें कोई सबूत चाहिए, और उसके बावजूद ये दूसरा लेटर आता और उनके सारे शक के जो सवाल के जवाब है उस लेटर में होता है। तब उनके जहन में ये था, उन्होंने कहा कि चलो नज़रें रखते हैं आस पड़ोस के लोगों पर, कौन कौन है वो सारे अपने सारे पड़ोसी, किस पे शक करें, किसी के हाव भाव में भी कोई बदलाव नहीं। तो बड़ा मुश्किल था कि इनमें से ढूंढें कि कौन है वो जो हमारे ऊपर नज़र रख रहा है और सारी बातें जो जानता है। अब 11 फरवरी की तारीख आ जाती है। 11 फरवरी को एक और लेटर उसी आंगन में उसी अंदाज में पड़ा मिलता है। तो ये तीसरा खत था। पहला खत 5 फरवरी को, दूसरा 9 फरवरी को और तीसरा 11 फरवरी को। 11 फरवरी को इस तीसरे लेटर में ये लिखा था कि अब फिरौती की रकम कम नहीं होगी, वक्त बहुत हो चुका है, आप पैसे जो 25 लाख रुपए हैं एक बैग में डालें और उस बैग में डालकर उसी बताए हुए पते पर जो शीशम का पेड़ है उसमें ले जाकर उस बैग को टांग दें और वहाँ से चले जाएं, कुलदीप आपको मिल जाएगा। 11 फरवरी का ये तीसरा खत। अब इस तीसरे खत के आने के बाद इधर पुलिस बिजी है चुनावी ड्यूटी में। गब्बर सिंह अपने खास जो भरोसेमंद पड़ोसी दोस्त उनसे बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों से।
अब तीनों खत को सामने रखा। उन्होंने कहा कि कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी है वो हमारे इर्द गिर्द है। इस खत में ही शायद कोई ऐसी चीज हो जो हमें कुलू दे जाए। अब तीनों खत को बहुत बारीकी से गब्बर सिंह ने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि पहले खत में 35 लाख रुपए की मांग की गई और कहा गया कि ये पैसा एक वहाँ से थोड़ी दूरी पर गांव है, उसके पास पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पास एक ही शीशम का पेड़ है, उसकी टहनी पे आप लटका के चले आओ। 5 फरवरी का ये खत। 9 फरवरी का जो दूसरा लेटर आया उसमें फिरौती की रकम 35 से 25 हो गई। सबूत के तौर पर टोपी भेजी गई बच्चे की, लेकिन उसमें भी यही था कि अब 25 से कम नहीं होगा और ये 25 लाख रुपए आप उस पेट्रोल पंप के आगे एक शीशम का पेड़ है, उसी के नीचे आप वहां पे टांग के चले आइए। अब तीसरा खत 11 फरवरी को आया। उसमें ये है कि 25 लाख देने हैं, वक्त अब नहीं है, बहुत वक्त बीत चुका है, अब नहीं दोगे तो मार डालेंगे, तो पैसों का इंतज़ाम करके उसी पेट्रोल पंप के आगे शीशम का पेड़ है, उस पर टांग दो बैग को और चले जाओ। अब 3 खत के इस मजमून को ध्यान से पढ़ने के बाद गब्बर सिंह ने नोटिस किया कि तीनों खत में फिरौती की रकम बदलती है, सबूत भी बदलता है, ये भी कहा जाता है कि वक्त अब कम है। एक चीज नहीं बदलती और वो है कि पैसे पहुंचाने कहाँ है। पैसे पहुंचाने की जगह तीनों खत में एक ही थी और वो शीशम का पेड़ और वही इलाका पेट्रोल पंप से दूरी पर। अब उन्हें लगा कि ये क्या है, इसकी तरफ तो ध्यान गया नहीं। उन्होंने कहा कि अब उस शीशम के पेड़ और जहां पे ये पैसा मांगा गया है चलकर उसको देखना चाहिए कि वहां क्या है, शायद वहां से कोई सबूत मिले। अब एक जासूस के तौर पर एक बाप उस खत में लिखे उस पते के हिसाब से उस पते पर पहुंचता है। जब वो पहुंचता है तो वो जो जगह था एक सरौंधी गांव था, सरैंधी, आगरा से दूर, और उसी गांव के पास से पहले एक पेट्रोल पंप था और उस पेट्रोल पंप के आगे ढूंढते ढूंढते पूछा तो कई लोग बताते हैं, आमतौर पर लोग जानते हैं जो वहाँ से रहते हैं, कि हाँ वहाँ एक शीशम का पेड़। अब उस शीशम के पेड़ की खासियत ये थी कि उस पेट्रोल पंप के आगे और इस गांव के बीच में पगडंडियाँ थीं, सड़क थे, रास्ते थे, पेड़ पौधे सब थे। शीशम का पेड़ बिल्कुल अलग से था और ऐसी जगह था जहाँ सुनसान और आसपास में थोड़े घना वो, तो वहाँ पे शायद कोई किसी की नज़र भी ना पड़े, तो शायद इसीलिए चुना गया था कि अगर कोई शख्स आता है और शीशम के पेड़ पे रख के जाता है तो उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है कहीं छुप कर। और ये बिल्कुल अलग से भी है, पगडंडी या कच्चे रास्तों के बिल्कुल किनारे भी नहीं है। अब इस गांव के पास ये शीशम का पेड़, जिस जगह से किडनैपिंग हुई वहां से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन जिस सरैंधी गांव है वहां के ये बिल्कुल करीब है। अब यहाँ पे गब्बर सिंह को ये ख्याल आया कि शीशम के पेड़ को ही क्यों चुना गया। फिर उन्होंने लगा, बहुत सारी उन्होंने ऐसी फिल्में देखी, सीरियल्स देखे कि जो भी किडनैपर है वो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है, अनजान जगहों पर वो पैसे नहीं मंगाएगा। अब वो कौन हो सकता है? उन्होंने सोचा कि जो हमारा इलाका वहां से तो ये दूर है, तो अगर हमारे किसी पड़ोसी ने किडनैप किया हो तो वो इतनी दूर नहीं आएगा। तो पहला उनका शक यही था कि जो भी किडनैपर है उसका इस सरैंधी गांव से कोई ना कोई रिश्ता या ताल्लुक होगा। अब इसके बाद वो उस गांव में जाते हैं। गांव में जाने के बाद लोगों से पूछताछ करते हैं। अब पूछताछ क्या करें, तो उन्होंने जो गांव में गए तो अपना इलाका जो था उनका, इरादत नगर आगरा का, तो वहाँ जाकर वो लोगों से ऐसी इधर उधर की बात कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी भी छुपाए हुए हैं कि चेहरा भी नहीं दिखा रहे, और गांव वालों से बात कर रहे हैं कि अच्छा इस
गांव के लोग ज़्यादातर कहाँ हैं, इनके पुराने रिश्ते किन किन जगह से। फिर हर एक से एक सवाल ज़रूर करते कि अच्छा इस गांव का कोई ऐसा बंदा भी यहाँ पे रहता है जो पहले इरादत नगर आगरा में रहता हो। ये पूछताछ पूरे गांव से करते रहते हैं लगातार, अपनी पहचान असली छुपाकर। कोशिश कामयाबी में बदलती है। एक गांव वाला बताता है कि हाँ, यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम है आशू, और ये आशू जो है ये पहले वहीं इरादत नगर में रहा करता था और वो इसी गांव का है। अब जैसे ही आशू का नाम आया तो आशू के बारे में अब गब्बर सिंह ने तलाशना शुरू किया कि आशू कौन है, क्या है और हमारे यहाँ कहाँ रहता था। तो पता चला कि आशू जो है गांव में ही रहता है, अभी भी यहीं है, और वो किराए पे अपनी गाड़ी देता है और टैक्सी के तौर पे चलाता है। तो इसके बाद अब आशू के बारे में पता चला, इस गांव सरहंदी का ये था कि वो पहले वहाँ रहता था। उन्होंने कहा चलो आशू से थोड़ी शुरुआत करते हैं। अब इसके बाद तय वक्त पर एक मौका देखकर शाम के वक्त गब्बर सिंह अपने एक दो खास साथियों के साथ सरहंदी गांव में आशू के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें एक गाड़ी चाहिए। चेहरा फिर छुपा हुआ है, मास्क भी बहुत काम आ रहा था, कोरोना का वक्त काल चल रहा था उस वक्त। तो वो गाड़ी देने से मना कर देता है। उन लोगों को देखता है और थोड़ा सा वो फिर घबराता भी है देखकर। तो कहता है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं है, आप ऑटो स्टैंड पे जाइए, वहाँ दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन गब्बर सिंह को उसके हाव भाव से लगा कि वो थोड़ा घबरा रहा है। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, ऑटो स्टैंड का पता पूछते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन जैसे उसकी नज़रों से ओझिल होते हैं, वो वापस दूसरे रास्ते से छुपते छुपाते फिर से आशू के घर के पास पहुँच जाते हैं, और इस अंदाज में कि आशू उन्हें ना देख पाए, और वे एक झाड़ियों के ओट में अपने आप को छुपा लेते हैं। वह आशू पे नज़र है। देखते हैं कि आशू ने अब मोबाइल पे लगातार किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, शायद बात नहीं हो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक मोबाइल मिल जाता है और उनके कानों में आशू की आवाज़ सुनाई देती है। वो किसी से फ़ोन पर कह रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे और अजीब से थे, लेकिन मैंने उनको कुछ बताया नहीं। वो कहीं गाड़ी वाड़ी बुक करना था उनको, तो मैंने लेकिन उनसे कोई बात नहीं की। अब ये बात सुनकर गब्बर सिंह को बड़ा अजीब लगा कि मैं गाड़ी मांगने के लिए आया था। ये कह सकता था कुछ लोग आए थे, मैंने गाड़ी नहीं दी, तो हो सकता है अपने मालिक या किसी और को बता रहा हो कि मैं नहीं जा सकता था इस वक्त। लेकिन ये कह रहा कि मैंने कुछ बताया नहीं। ये लाइन जो है उन्होंने पकड़ ली। अब समझ गए कि कहीं ना कहीं उनके बेटे के किडनैपिंग का तार इस आशू नाम के शख्स से ज़रूर जुड़ा है, और चूंकि उसका तार ऑलरेडी उनके घर के पास से गांव वालों ने बताया कि पहले कुछ वक्त वहां रहा था। अब लेकिन यहाँ से आगे उनके हाथ में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीज़ें तो थी नहीं कि वो खुद जाएं, उसको पकड़ें और मारे पीटें। इस पर खुद का भी खतरा था। तो अब गब्बर सिंह सीधे उसी शाम रात को भागते भागते फिर पुलिस के पास जाते हैं और हाथ पैर जोड़ते हैं कि देखिए आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया, मैंने बड़ी कोशिश करके एक शख्स है जिसे मुझ पे शक है मुझे उस पर कि कुलदीप के किडनैप में उसका हाथ है, आप एक बार उसको पूछताछ करेंगे तो उगल देगा। पुलिस ने भी कहा चलो किडनैपिंग का केस है, बाप ही इतनी मेहनत कर रहा है, कम से कम सुलझाएंगे, हमारे नाम पे केस होगा। पुलिस की एक टीम पहुंचती है सरहंदी गांव, आशू को उठाती है, उठा कर ले आती है। पहले तो वो कुछ बोलता नहीं, लेकिन फिर पुलिस जब सख्ती करती है तो आशू टूट जाता है और फिर आशू पूरी कहानी सुनाता है। जब वो कहानी सुनाता है तो उसके बाद
आशु, इसके साथ उसका एक दोस्त मुकेश और एक और दोस्त जिसका नाम था कन्हैया। इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद कुलदीप की किडनैपिंग का केस सॉल्व हो जाता है, लेकिन एक अफसोसनाक एंड के साथ। कुलदीप का कत्ल 23 जनवरी, जिस दिन उसका किडनैप हुआ, उसी दिन रात को कर दिया गया था। लेकिन फिरौती क्यों नहीं मांगी? इस पोस्टर और सारी चीज़ों के बाद वो खत कैसे आए, क्यों आए? तो फिर इसकी पूरी कहानी में कुछ पुरानी रंजिशें निकली। इन तीन, आशु, कन्हैया और मुकेश, इन तीनों की कहानी ये थी कि मुकेश कभी गब्बर सिंह के घर पे बतौर किराएदार रहा करता था। करीब 2 साल पुरानी बात थी, 2020 की। 2020 में मुकेश की बहन का एक रिश्ता तय हुआ। चूँकि मुकेश गब्बर सिंह के घर पे किराएदार के तौर पर रहा करता था, तो लड़के वालों ने गब्बर सिंह की हैसियत और वो देखते हुए कि मुकेश और उसका परिवार और उसकी बहन कैसी है, आमतौर पर जो हमारे देश में होता है कि लड़का या लड़की के कैरेक्टर, उनके बैकग्राउंड, कोई बुरी आदत तो नहीं है, सिगरेट तो नहीं पीता, शराब तो नहीं पीता है, वो सारी चीज़ें इंक्वायरी करते हैं। तो उन्होंने कुछ पूछा। मुकेश के अंदर कुछ बुरी आदतें थी, गब्बर सिंह झूठ बोलते नहीं थे। उन्होंने लड़के वाले को सच सच बता दिया। अब इसके बाद वो रिश्ता टूट गया। मुकेश की बहन की शादी नहीं हुई। रिश्ता टूटने के बाद मुकेश की बहन ने खुदकुशी कर ली। बहन की मौत के बाद अब मुकेश गब्बर सिंह को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानने लगा। इसके बाद उसने घर खाली कर दिया, कहीं और चला गया। लेकिन उसके मन में बदले की आग लगातार जलती रही। उसे लगा कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, शायद गब्बर सिंह की वजह से। अगर उसका रिश्ता ना टूटता, वो सारी चीज़ें ना बताते, तो घर बच सकता था। और इसी के बाद उसने बदला लेने की ठानी। उसे मालूम था कि कुलदीप गब्बर सिंह का बेटा है। उसे लगा जो जख्म, जो चोट उसके दिल में है, अगर उसके बेटे के साथ यही चोट पहुंचाई जाए तो वो भी तकलीफ में होगा। तब से वो मौके की तलाश में था। दूसरा शख्स कन्हैया। कन्हैया जो है वो वहीं रहा करता था और एक बार उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। चूँकि गब्बर सिंह ठीक ठाक वहाँ पे हैसियत रखते थे, तो फिर लोगों ने उसकी जूते से पिटाई की। पुलिस में भेजना था, फिर उन्होंने कहा छोड़ो इसको, पिटाई कर लिए, छोड़ दो। तो जूते से पिटाई हुई उसकी। कन्हैया को लगा कि वो जूते से पिटाई से गब्बर सिंह बचा सकते थे, उन्होंने नहीं बचाया, उसकी दुश्मनी थी। आशु जो है वो वहाँ का भी रहा करता था सामने, लेकिन गब्बर सिंह से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक दिन मुकेश और कन्हैया आपस में बैठे और उन्होंने बात की। दोनों के मिले कि हमें बदला लेना है। आशु उनका दोस्त था, वो बेवजह उनके शामिल हो गया। कन्हैया का जो घर था वो गब्बर सिंह के बिल्कुल बराबर में था। जो आंगन है, उस आंगन में कन्हैया सिंह के घर के एक रोशनदान का मुंह खुला हुआ था और वो जो खत था वो उसी रोशनदान से रात के अंधेरे में उसको मोड़ तोड़कर आंगन में उस रोशनदान के जरिए फेंक देता था। तो ये तरीका था। 23 जनवरी को इन लोगों ने कुलदीप को खेलते हुए उठाया, फिर दूर ले गए उसी सरेंदी गांव के पास शीशम की, जहाँ पे पेड़ पे वो पैसे मांग रहे थे, और वहीं जंगल में ले जाकर उसकी लाश को दफना दिया। उसी 23 जनवरी को ही गला घोंट कर कत्ल करने के बाद। अब इसके बाद ये खामोश हो गए, इन्हें रैंसम फिरौती तो चाहिए नहीं थी। लेकिन फिर अचानक करीब 13 दिन बाद कुलदीप की गुमशुदगी के, जब गब्बर सिंह ने एक पोस्टर छपवाया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि खबर देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा, तब उन्हें लगा कि अब एक काम करो, कत्ल तो कर चुका हूँ, शायद कुछ पैसे भी हाथ आ जाए। और इसी के बाद उन्होंने ये फिरौती के लिए ख़त लिखना शुरू किया और
इत्तफाक से कन्हैया, आशू, ये लोग लगातार, जब खास तौर पे कन्हैया था, वो ढूंढने में मदद करता रहता था, साथ ही होता था। जो मीटिंग होती थी, जब ये बात होती थी 35 लाख मांगे, इतने तो हैं नहीं, और फिर क्या सबूत कि कुलदीप उन्हीं के कब्जे में है, तो ये सब अपने कानों से सुन रहे हैं वो। फिर उन्होंने तय किया कि सबूत देना। फिर वो उस जंगल में गए जहाँ उन्होंने लाश दफनाई थी कुलदीप की। फिर गड्ढा खोदा और सबूत के तौर पर उसकी टोपी निकाली लाश से। फिर टोपी को धो धा कर वापस उसी रोशनदान से सबूत के तौर पर फेंका। इन तीनों की निशानदेही पर बाद में कुलदीप की लाश वहाँ से बरामद हो गई। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि ये कहना कि शायद पुलिस एक्टिव होती तो कुलदीप की जान बचाई जा सकती थी, थोड़ा सा गलत होगा, इसलिए कि जिस शाम किडनैप किया, कुछ घंटों के अंदर ही उन्होंने उसे मार डाला था। लेकिन हाँ, शायद इतना वक्त न लगता अगर पुलिस अपने तरीके से इन सारी चीज़ों को करती, यही इनाम की बात करती, ऐसे ही लेटर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करती, उस जगह को खंगालती, वहाँ पे आसपास कौन कौन आता था, तो शायद एक बाप को अपने बेटे के लिए जासूस न बनना पड़ता। तो एक बाप ने जासूस बनकर अपने बेटे की किडनैपिंग की पहेली तो सुलझा ली, लेकिन अफसोस वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया। तो ये थी एक अजीब सी कहानी। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला, एक सुरेश कामले, इनका आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुरेश। और रमेश चौहान ने भेजा है। साथ ही छवि का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे छवि। और संजय सिंह की बहन है ये सोनू धाकड़, इनका भी आज बर्थडे है। धाकड़ नाम है आपका, तो सोनू धाकड़ साहब हैप्पी बर्थडे। प्रवेश धाकड़ ने भेजा है। चंद्रकांत उगाले, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चंद्रकांत। साथी दीपांशु एंड शल्वी की मम्मी जो है, उनका भी आज जन्मदिन है। इन्होंने अपनी मम्मी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं। दीपांशु और शल्वी, आपकी मम्मी को पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। हमेशा ऊपर वाला उन्हें अच्छा रखे। एंड थैंक यू सो मच क्राइम तक की कहानी सुनने के लिए। अपनी मम्मी को मेरी तरफ से भी थैंक यू बोलिएगा। इसके अलावा कबीर सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कबीर। और ये आकाश सिंह के बेटे हैं। आकाश सिंह बहुत पुराने क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, और मैं शर्मिंदा हूं कि इन्होंने अब तक 60, 70 या 80 में लिख दिया है एक नीलम बाई किन्नर की कहानी सुनने के लिए, और मैं अभी तक सुना नहीं पाया हूँ, माफ़ी। लेकिन आज आपको जल्दी सुनाऊंगा। और कबीर ने लिखा कि अगर ये आप कहानी सुना दें तो मेरा बर्थडे गिफ्ट इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो कबीर, वादा है मैं जल्दी ये कहानी सुनाऊंगा, और पापा को बता दीजिएगा। इसके अलावा अरविंद कुमार शाह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरविंद। और ये निहारिका शाह, इनके हस्बैंड है, हालांकि इनका जन्मदिन 5 अक्टूबर का था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही प्रीति कालरा जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति जी। और करण अरोड़ा की धर्मपत्नी है ये। सौरभ शर्मा पंजाब के रहने वाले, लेकिन फिलहाल जर्मनी में हैं, और उन्होंने कहा कहानी के बीच में आप तस्वीरें डालें तो और बेहतर होगा। मैं बिल्कुल ये बात टीम तक पहुंचा दूंगा। साथ ही मावेश कह रहे हैं कि कोई हॉरर स्टोरी सुनाइए। इसके अलावा रेखा द्विवेदी जी और आकाश द्विवेदी जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का। आकाश सिंह, विनय सिंह एक कहानी की फरमाइश की है। वाल्मीकि कुमार ने कहानी की फरमाइश की, और आशीष नेगी जी ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो तमाम फरमाइशें जल्द से जल्द पूरी होंगी। लेकिन फिलहाल आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ।